हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। कलेक्शन ऑफ डेटा की जो हमारी सैंपल मेथड्स थी, सैम्पलिंग टेक्निक्स थी, उसकी कुछ मेथड्स हमने पिछले वीडियो में देखी और अब बची हुई कुछ टेक्निक्स यहाँ पे देखी। हम बेसिकली देख रहे थे कि सैंपल सिलेक्ट करने के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो लास्ट हमने देखा था स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। अब हम देख रहे हैं कोटा सैम्पलिंग कि व्हाट इज दिस कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग एक बहुत ही सिंपल टाइप का सैम्पलिंग है। कोटा सैम्पलिंग में बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले पता कर लेते हैं जो भी रिसर्च होने वाला है उस रिसर्च के बारे में पॉपुलेशन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने के बाद हम उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो उस 1 कैरेक्टरिस्टिक में कितने परसेंट लोग हैं जो पॉपुलेशन का हिस्सा है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स में बिलोंग करते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में कितने लोग हैं जो बिलोंग करते हैं। ये जब हम प्रोपोर्शन डिसाइड पता कर लेते हैं कि इतने लोग इधर हैं, इतने लोग इधर हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेटा है स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटा बनाने के बाद हम उस प्रपोर्शन में ही कैरेक्टरिस्टिक के लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब स्ट्रेटिफाइड मैंने यहाँ पे क्यों लिखा रहने दिया, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड में जैसे होता था ना कि हम रैंडम सिलेक्ट करते थे, रैंडमली सिलेक्ट करते थे। पिछले वीडियो में जाके देखना, रैंडमली जो सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे वो रैंडम सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पे पहले ही कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिसाइड कर ली है और मुझे जिस टाइप से सिलेक्ट करना है, मुझे जिस प्रपोर्शन में सिलेक्ट करना है, उस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग कोटा मैंने पहले ही फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पता करना है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। ये अभी मैं चलो मैं सर्टिफाइड से कंपेयर्ड है, यहाँ पे लिखा है, मैं एक बार यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ। ये तो आपको समझ आ गया ना कि स्ट्रैटिफाइड के कंपैरिजन में ये यहाँ का मेथड है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लो एक अपैरल वाला है। अपैरल पता है ना क्या होता है? अपैरल मतलब क्लॉथिंग, कपड़े वगैरह वाला। उनको पता करना है कि उनके क्लॉथ्स के स्टोर पे कितने लोगों को ये वाले पर्टिकुलर कोई क्लॉथ्स है, उनका परचेसिंग कैसा है, वो क्या पसंद कर रहे हैं। तो उनको देखना है, से मैन और वुमेन, उनको देखना है कि कितने मैन का क्या चॉइस है और वुमेन का क्या चॉइस है। अब जब उन्होंने डेटा मंगाया तो उनको पता लगा कि जो मेन है वो तो 40% स्टोर में आते हैं और 60% तो वुमेन ही आते हैं। उन्होंने ये पता कर लिया कि 40% तो मेन आते हैं, 60% वुमेन आते हैं। अब जब भी वो कभी ऐसा करेंगे कि मान लो उनको कुछ 500 लोगों का डेटा लेना है, तो 500 में से क्या करेंगे, 200 मेन का डेटा लेंगे और 300 वुमेन का डेटा लेंगे। ये जब उनको पहले जो इंफॉर्मेशन पता लग गई है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मेन वुमेन के, तो उन्होंने आने वाले डेटा का नंबरिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर दिया, मतलब कोटा उन्होंने फिक्स कर दिया। जैसे कि हमने स्ट्रैटिफाइड में किया था कि जब कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डेटा डिवाइड कर दिया तो रैंडमली हमने हर कैटेगरी में से सिलेक्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे वो सिलेक्शन फिक्स है कि चाहे डेटा जो भी है मुझे इसी प्रोपोर्शन में सिलेक्ट करना है, तो रैंडमनेस यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल इसका था कि यदि मान लो कुछ ऐसे हैं लोग जो केक या पिज्जा खाते हैं, केक और पिज्जा खाने वाले लोग हैं, तो आपको टोटल पता चला कि केक वाले और पिज्जा वाले, तो केक और पिज्जा वाले लोग आपको पता लग गए। केक वाले से फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 10 4 है, पिज्जा वाले 6 हैं, तो आपको ये पता लग गया 40-60। तो अब आपने क्या किया, कोटा फिक्स किया, आपने कहा 50% ले लेंगे जो भी डेटा। तो आपके पास केक खाने वाले 4 का डेटा है, पिज्जा खाने वाले 3 का है, तो आपने यहाँ से 2 लिया और यहाँ से 3 को लेके 5 का कोटा फिक्स कर, मतलब 50% ये जो कोटा था ये आपने पहले ही फिक्स कर लिया। और उसके बाद जब आपने सिलेक्ट भी किए कौन से दो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहे हैं, रैंडमली नहीं सिलेक्ट कर रहे। स्ट्रैटिफाइड और मिक्स में आप रैंडमली सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे आप रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखो, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस, वैसे ही जैसे करते थे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स।
अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया। देन कोटा फॉर सिलेक्शन इज फिक्स्ड, सिलेक्शन का कोटा फिक्स कर लिया, जैसे यहाँ किया ना 50%, तो उन्होंने पहले ही फिक्स कर लिया कि 50% कोटा है। इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट्स फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप, जो कोटा फिक्स कर लिया है उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेटर खुद सिलेक्ट करता है 50%। तो ये इन्वेस्टिगेटर कर रहा है, इसलिए जो रैंडम वाली बात थी वो खत्म होगी। और आपको पता है कि रिसर्च के अंदर रैंडम को बहुत अच्छा समझा जाता है। जब भी हम कभी बात करते हैं कि भाई रैंडम सैम्पलिंग है, तो उसको बहुत ही अच्छा समझा जाता है, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हर किसी आइटम के इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, हर आइटम इक्वली सिलेक्ट हो सकता है, इसीलिए सबको बराबर चांस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे वैसा नहीं है, इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट करता है लेकिन ग्रुप में डिवाइड करने के बाद सिलेक्ट करता है। ठीक, मेरिट्स क्या है, इजी टू एडमिनिस्टर, क्योंकि अब सब खुद ही सिलेक्ट कर रहे हो तो इजी तो है ही एडमिनिस्टर करने में, और आपने कोटा भी खुद डिसाइड कर लिया है, तो जितने पे आप ध्यान रख सकते हो आप उतना ही कोटा सिलेक्ट करेंगे, तो वहां भी आपका इजी हो गया काम, इजी हो गया ना। चाहे 200 भी लोगों का हो, आपने सोचा कि मैं 50% ही लूंगा, तो फिर आपने उतना ही कोटा सिलेक्ट कर लो। कैन बी परफॉर्म क्विकली, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग ही कोटा सिलेक्ट करते हो, तो वो जल्दी भी हो जाता है। पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन पहले से ही फिक्स होता है, मतलब जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपको पता यदि है, तो वहां पे फिर कोटा सैंपलिंग आपको हेल्प कर देगा। यदि आपको उसके बारे में पता है तो ये जल्दी हो जाएगा। प्रोपोर्शन मतलब ये कि कितना खा रहे हैं, पिज्जा कौन खा रहा है, तो जो प्रोपोर्शन पता होता है तो ये जल्दी हो जाता है। ठीक, देन इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता भी बहुत पड़ता है, क्योंकि अब ये जल्दी हो रहा है, इजीली एडमिनिस्ट्रेड है, इन्वेस्टिगेटर खुद अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, तो फिर ये सस्ता तो पड़ेगा। ठीक, डीमेरिट्स, डीमेरिट, सबसे बड़ा डीमेरिट मैंने बताया कि ये रैंडम नहीं है, ये रैंडमली सिलेक्ट नहीं होता, तो ये इसका एक डीमेरिट है बहुत बड़ा। उसी से लिंक दूसरा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट करता है तो इन्वेस्टिगेटर का सिलेक्शन बायस आना चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, कि इन्वेस्टिगेटर का बायस आएगा तो उसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, तो ये सिलेक्शन बायस। इसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ कंक्लूजन इज क्वेश्चन, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने अपनी मनमर्जी से सिलेक्ट किया है, जो सैंपल जिनका वो लेने वाला है वो अपने मन से सिलेक्ट किया है, इसीलिए उसका जो कंक्लूजन है उसकी रिलायबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठेंगे। जो पर्पसिव वाले में था वो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेटिफाइड और कोटा लगभग, मतलब स्ट्रेटा तो बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि यहाँ पे आप रैंडमली सिलेक्ट नहीं करें। ठीक, और स्ट्रेटिफाइड में आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। इनसे लिंक में एक और है, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि हम ऐसा करते थे जॉब में जब थे तब। वो क्या है, उसको कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग दिया नहीं होता कई बार किताब में। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, क्लस्टर में आप, बहुत इजी है, आप ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, जैसे कि कोई इस डिस्ट्रिक्ट का है, उस डिस्ट्रिक्ट का है, तो आपने क्लस्टर्स डिवाइड कर एरिया वाइज वगैरह। ठीक है, जो भी आपका कैटेगराइजेशन है, कोई एक आपने कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको कैटेगराइज कर दिया। जब आपने उनका क्लस्टर बना दिया, तो अब आप हर एक क्लस्टर में से कुछ कुछ नहीं लेंगे, आप पूरे के पूरे क्लस्टर को स्टडी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने 5 क्लस्टर बनाए, ऐसा ऐसा करके, 1 2 3 4, ये 5 हो गए। तो इसमें कुछ लोग हैं से 1 2 3 4 5, इसमें कुछ लोग हैं, इसमें आपने सोचा कि मैं क्लस्टर 2 और क्लस्टर 5 को स्टडी करूं, तो आप पूरा क्लस्टर 2 और पूरा क्लस्टर 5 स्टडी करें। 1 2 1 3 4 को आप टच नहीं करें। मतलब क्लस्टर मेथड जो है वो क्लस्टर मेथड है तो स्ट्रेटिफाइड जैसी, लेकिन उसको डिवाइड करने के बाद आप किसी पर्टिकुलर क्लस्टर को ही कलेक्ट करेंगे। अब इसमें दिमाग क्या लगाते हैं कि हर एक क्लस्टर में सारे टाइप के लोग अवेलेबल, तो क्लस्टर ही ऐसा बनाना जिसमें हर कैरेक्टरिस्टिक का बंदा है। उससे क्या फायदा होगा, ऐसा क्लस्टर बनाने से बहुत फायदा है। यदि आपका हर एक क्लस्टर में हर टाइप का बंदा अवेलेबल है, तो आपके लिए तो इजी हो गया ना, आप एक क्लस्टर उठाओ और उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। ठीक, स्ट्रेटिफाइड में क्या था, आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे लोग डिवाइड किए थे, फिर हर कैरेक्टरिस्टिक के कुछ कुछ लोग लिए। यहां उल्टा है,
हर एक कैरेक्टरिस्टिक का एक एक बंदा एक एक क्लस्टर में डालना है और फिर पूरा का पूरा क्लस्टर स्टडी कर लेना। ये क्लस्टर में स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, कोटा, ये तीनों थोड़े बहुत लिंक्ड हैं, आसपास ही हैं। इनको याद करते वक्त, इनको समझते वक्त याद रखना। देखो बहुत सिंपल है, एक बार और बता देता हूं। स्ट्रेटिफाइड में क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ग्रुप्स बनाते कि ए कैरेक्टरिस्टिक, बी कैरेक्टरिस्टिक, सी कैरेक्टरिस्टिक, डी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे लोग बना लिए, ग्रुप बनाए। अब हर कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों में से रैंडमली कुछ कुछ लोग सिलेक्ट कर, ये स्ट्रेटिफाइड। कोटा में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वाइज आपने अलग अलग किए, लेकिन हर एक कैरेक्टरिस्टिक का जो भी प्रपोर्शन पॉपुलेशन में था, जितने भी लोग थे, तो उसके अकॉर्डिंग एक कोटा फिक्स कर लिया और उस कोटे का हर एक कैटेगरी में से आपने पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन निकाल लिए। फॉर एग्जांपल ए का यदि 60% रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे जितने भी होंगे ए में उसके 60%, बी के 10%, सी के 5%, ऐसा करते करते अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का अलग अलग प्रपोर्शन जो भी था उसको आपने ले लिया, प्लस सिलेक्शन रैंडम बेसिस पे नहीं होता। कोटा। क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर में ए कैरेक्टरिस्टिक बी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। क्लस्टर में होता है, एक क्लस्टर है जिसमें ए बी सी डी ई सारे हैं, दूसरा क्लस्टर है उसमें भी ए बी सी डी ई सारे हैं, तीसरा है ए बी सी डी सारे हैं। तो ऐसे हर एक क्लस्टर में हर एक कैरेक्टरिस्टिक है, और जब आप स्टडी करेंगे तो आप पूरा का पूरा क्लस्टर ही स्टडी करेंगे, आप बाकी के क्लस्टर छोड़ देंगे। तो इसके भी ड्रॉबैक ये है कि ऐसा करना पॉसिबल हो नहीं पाता। आप इस टाइप से क्लस्टर नहीं बना पाते कि आप हर एक क्लस्टर में हर कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर कर ही लो, तो ऐसा होता मतलब मुश्किल होता है थोड़ा। लेकिन हाँ, ऑफिसेस वगैरह में देखेंगे तो क्लस्टर्स बना के इस टाइप से ही वर्क किया जाता है। ठीक, तो ये क्लस्टर और ये कोटा सैंपलिंग। अगला टॉपिक देखते हैं। लास्ट की दो छोटी सी, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक, देखो ये जितनी भी सैंपलिंग टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये सैंपलिंग टेक्निक्स आपके काम में ही आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट है और इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, लेकिन ये पढ़ना जरूर कि दुनिया में इतना कुछ भी हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये एमबीए तक काम आएगा, आगे जब भी फ्यूचर में आपको भी जाएंगे, और यदि कोई एमबीए के बाद रिसर्च में जाता है तो उसको बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक, ये चीज। नाउ सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक में क्या करते हैं, जितने भी आइटम्स है, अब आइटम्स हमको पता है क्या है, पॉपुलेशन के हर एक यूनिट को आइटम होता है, तो आइटम्स आर न्यूमेरिकली, मतलब उनको एक नंबर्स दे देते हैं, न्यूमेरिकली अरेंज करते हैं उनको, ज्योग्राफिकली लोकेशन वाइज, और अल्फाबेटिकली, मतलब या तो आपने अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया, तो ज्योग्राफिकली अरेंज कर लिया, तो न्यूमेरिकली अरेंज कर लिया। आपने उनको ऐसे अरेंज किया। उसके बाद आप पहला वाला जो भी आपको नंबर सिलेक्ट करना है उसको आप रैंडमली सिलेक्ट कर लो। उसके बाद हर एक nth आइटम विल बी सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल, यदि मुझे 100 में से 10 सैंपल सिलेक्ट करने हैं, तो 100 में से 10 सिलेक्ट करने, तो मैं पहले क्या करूंगा, 1 to 10 में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करूंगा। से मैं बोलूंगा 7, मेरा नंबर 7 है, तो मैं 7 सिलेक्ट करूंगा। फिर मैं अब क्या मुझे करना है, 7 हो गया तो अब 17, 27, 37, 47, मतलब हर 10th आइटम वहां से सिलेक्ट हो, क्योंकि 100 में से 10 लेने। यदि मुझे 1000 में से 10 लेने हैं, तो फिर मैं बोलूंगा कि मेरा नंबर फिर 7 है, तो मैं 7, फिर 107, फिर 207, फिर 307, मतलब पहला वाला तो आप अपने रैंडमली सिलेक्ट कर लो, बाकी का जो है वो उसी सीक्वेंस में चलता जाएगा, उसमें और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, एकदम रैंडम सिलेक्शन है, लेकिन पहला ही रैंडम है, बाकी सब तो शॉर्टकट में, मतलब रैंडम ही सिलेक्ट किया है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट वे में। तो इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, इसमें कोई पर्सनल बायस का चांस ही नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि सीक्वेंस में आपने अरेंज किया है, वो अल्फाबेटिकली है, ज्योग्राफिकली जैसा भी है, उसमें आपका कोई बायस नहीं है। उसके बाद पहला वाला आपने रैंडमली सिलेक्ट किया, उसमें भी आपका कोई बायस नहीं है, और उसके बाद nth आइटम सिलेक्ट होता जाएगा, उसमें तो कोई बायस है ही नहीं। तो ये वाली बड़ी इजी मेथड है, इसमें कोई बायस नहीं है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि जब आप 7 सिलेक्ट कर लेते हैं तो 17th आएगा, यानी कि मतलब 8 से लेके 16 तक कोई चांस नहीं है। 7, 17, 27, तो जो बीच के बचे उनका कोई चांस नहीं है, मतलब हर किसी को इक्वल चांस नहीं। ठीक, नॉट फिट फॉर होमोजेनियस वाला, मतलब
यदि सारे 100 के 100 लगभग सिमिलर ही हैं तो फिर इतना तामझाम करने की कोई जरूरत है नहीं, आप रैंडमली 10 बंदे सिलेक्ट कर लो तो भी वो होमोजेनियस ही रहेंगे। ठीक, सो ये क्लियर हुआ। होमोजेनियस का मतलब ये है कि भाई एक जैसे ही हैं सारे, तो फिर इतना क्यों करना है, कोई भी 10 ले लो। ठीक है, वो चीज। और इक्वल चांस सबको नहीं है, बाकी तो बड़ी इजी और सिंपल मेथड। और इससे भी सिंपल मेथड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग आराम पसंद, इन्वेस्टिगेटर की जैसे मन मर्जी पड़े, उसको जो इजी लग रहा है वैसे सिलेक्ट कर। उसको लग रहा है अरे मेरा हाथ यहाँ तक पहुंच रहा है, बस इतने सिलेक्ट कर, अरे यार मेरे यहाँ तक ही पहुंच, ठीक, तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल सिलेक्ट करेगा और दूसरा कोई ज्ञान गणित नहीं लगेगा। मतलब देयर इज नो अदर थॉट पुट टू इट, whichever is convenient to the investigator he will select that। ठीक, इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। ये सबसे सिंपल है, सबसे सस्ती है, लीस्ट कॉस्ट, एकदम कोई कॉस्ट ही नहीं, क्योंकि भाई जैसा मुझे कन्वीनियंट है मैं वैसा ले। सिंपलेस्ट है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना ही नहीं इसमें। लेकिन बट इट्स अनसाइंटिफिक एंड अनरिलायबल। ये मतलब ये इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई बिना लॉजिक के है ये, और इसकी रिलायबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारा काम है फॉर एग्जांपल, और आप काफी सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक या कोई सेंस आपने नहीं लगाया है, देन द एंटायर प्रोसेस बिकम्स अ नॉनसेंस। ओके, सो you must have some logical reason behind doing anything and it has to be a systematic way। मतलब कुछ तो organized way में उसको आपको करना है, there has to be some base to it, then only such research will have some reliability, some credibility। उनका कोई पूछने वाला होगा, कोई उन पे भरोसा करेगा। अदरवाइज यदि इस टाइप से करेंगे तो इस पे तो कोई भरोसा करेगा ही नहीं, विल बी अनरिलायबल। फिर ऐसे टाइप के जो रिसर्च होते हैं वो पड़े रहते हैं कहीं पे, कहीं पब्लिश भी नहीं होते ढंग से, या फिर आप ये भी सोचो कि वो सिर्फ इन्वेस्टिगेटर अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कई बार ऑफिस में बॉस अपने कुछ पसंद के एम्प्लॉयज को बुलाता है, वो पूछ लेता है अच्छा अच्छा मेरा डिसीजन कैसा लगा, वो बोल देता है अच्छा लगा अच्छा लगा। मतलब ये जो कन्वीनियंस है वो अपने कन्वीनियंस से पूछ रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है कि वो उसके अंदर उतरे और सीरियस मैटर को पकड़े जाके, तो इसमें कोई फायदा उनका होने नहीं वाला। ठीक, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये कुछ टेक्निक्स थी सैम्पलिंग को देखने की। अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, उसको अब अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें मेजर क्या रहता है कि भाई कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक जैसे हम यूज करते हैं, बेसिकली रिलायबिलिटी इसकी कैसी जनरेट होती है, तो वो तो तभी होगी जब भाई कोई सैंपल आपने सिलेक्ट किया और वो सैंपल यदि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो। ठीक, उसके अलावा सेंसस मेथड के साथ एक छोटा सा कंपैरिजन है कि भाई सेंसस मेथड क्यों यूज करते हैं या उनके बीच में क्या कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं वो है, और उसके अलावा कुछ एरर्स हैं। तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।